बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होती है और जो इंडस्ट्री में हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो इंडस्ट्री में तो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की डेफिनेट मेथड हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे मेथड हैं जो इंडस्ट्रियलाइज तो नहीं हुए लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड हैं जिनसे हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये अभी एक्सपेरिमेंटेशन में ही ये प्रोसेस चल रहे हैं। तो उनमें से एक है बायोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हम ऑर्गेनिक मैटर की फर्मेंटेशन जो है उससे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है इसको बायो हाइड्रोजन कहा जाता है। इस हाइड्रोजन में की जो फर्मेंटेशन होती है इसमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआन्स इस्तेमाल होते हैं जो कि एंजाइम्स प्रोवाइड करते हैं। ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये डार्क फर्मेंटेशन भी हो सकता है, फोटो फर्मेंटेशन भी हो सकता है। डार्क फर्मेंटेशन एक ऐसा फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा ऑर्गेनिक मैटर से हाइड्रोजन की प्रोडक्शन दिन के वक्त और रात के वक्त इक्वली जो है वो चलती रहती है। और आम तौर पर इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल हमारा ग्लूकोज होता है और जो इसका एंड प्रोडक्ट जो है वो एसिटिक एसिड होता है। दूसरा जो है फोटो फर्मेंटेशन है। तो फोटो फर्मेंटेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में अगर ये एंजाइम से ही कैटेलाइज होता है लेकिन लाइट की मौजूदगी में होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन का एक और बड़ा आसान सा सोर्स ये है कि मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड की प्रोडक्शन के दौरान भी हाइड्रोजन एज बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे हमने पढ़ा हुई लोअर क्लासेस में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम प्रोड्यूस करें, क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करें, तो उसकी प्रोडक्शन के दौरान जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, वो एज बाई प्रोडक्ट। तो वहाँ से भी हम हाइड्रोजन को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड, दैट इज़ बायो कैटेलाइज्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें भी हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं जिसमें बायो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की जाती है। और ऑर्गेनिक मैटर की जब हम बायो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से तो उससे हमें हाइड्रोजन मिलती है। इस प्रोसेस में हमें एक माइक्रोबियल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। और ये जो माइक्रोबियल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं ये एक बायो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है और बैक्टीरिया और हाई एनर्जी ऑक्सीडेंट की मदद से। हम बैक्टीरिया और हाई एनर्जी ऑक्सीडेंट लेकर करंट प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी माइक्रोबियल इलेक्ट्रोलिसिस सेल में और उससे हम हाइड्रोजन की प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रोलिसिस के। हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो रूम टेम्परेचर पे हम जब करते हैं तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए होगी, लेकिन अगर हम साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर दें और साथ साथ इलेक्ट्रोलिसिस करें तो फिर उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी वो हमें कम होगी और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस आसानी से होगा। ये जो प्रोसेस है ये इसको इसलिए प्रेफर किया जाता है कि इसमें जो हम हीट सप्लाई करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए उसको हासिल करना ज़रा आसान होता है, वो चीपर होती है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, लिहाजा जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट की जो कास्ट है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वे है एक्सपेरिमेंटल फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसमें हम फोटो वोल्टिक सेल इस्तेमाल करते हैं जो कि लाइट से एनर्जी हासिल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी से हम फिर वाटर को स्प्लिट करते हैं। तो लाइट से एनर्जी हासिल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी और उस इलेक्ट्रिसिटी से वाटर को स्प्लिट किया जाएगा। सिक्स्थ मेथड है कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल एनर्जी, कि हम ऐसे करेंगे कि जो हाई टेम्परेचर वाटर को स्प्लिट करने के लिए रिक्वायर्ड है वो सोलर पावर से हासिल करेंगे। उस हाई टेम्परेचर की अचीवमेंट के लिए सोलर पावर
हम इस्तेमाल करते हैं और ये हाई टेम्परेचर वाटर को स्प्लिट करने में मदद करता है। और सोलर पावर क्या है? सोलर पावर जो है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम मिरर और लेंसेज इस्तेमाल करते हैं ताकि सनलाइट को हम एक छोटी सी जगह पे कंसंट्रेट कर सकें। लार्ज एरिया जो सनलाइट का है उसको एक थोड़ी सी जगह पे कंसंट्रेट करेंगे तो इससे ये होगा कि वो बहुत हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस होगा। थर्मोकेमिकल प्रोडक्शन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें ये होता है कि हम वाटर की स्प्लिटिंग करते हैं, उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और हाई टेम्परेचर पे। ये हाई टेम्परेचर इसलिए इस्तेमाल होता है कि हाई टेम्परेचर से एक सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हैं वो प्रोसीड करते हैं और उन केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। तो हम हाई टेम्परेचर देंगे और हाई टेम्परेचर से जो है एक सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन ड्राइव होंगे और उनसे हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसके साथ रिलेटेड हाइड्रोजन इकोनॉमी के साथ रिलेटेड टॉपिक है कि इसकी स्टोरेज, के हाइड्रोजन को स्टोर करना जो है फॉसिल फ्यूल के मुकाबले में थोड़ा मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि इसकी जो वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी बाय वॉल्यूम है वो काफ़ी कम होती है, जबकि एनर्जी डेंसिटी बाय मास जो है वो ज़्यादा है। यानी दो फ्यूल हैं, एक हाइड्रोजन है और एक और कोई फ्यूल है, दोनों का मास बराबर है तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो वॉल्यूम अगर बराबर है तो हाइड्रोजन की जो एनर्जी होगी वो कम होगी। तो इसलिए चूँकि बाय वॉल्यूम इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत कम होती है तो हमें ये चाहिए होता है कि हाइड्रोजन को कंडेंस फॉर्म में स्टोर करें ताकि इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए और इसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाए। तो इसके लिए हम हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका ये है कि हम हाइड्रोजन को अंडर हाई प्रेशर स्टोर करें। अब हाई प्रेशर जब हम इसको स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें दो ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। एक मसला ये होता है कि जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे उससे एनर्जी डेंसिटी बाय वॉल्यूम तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन हाई एनर्जी हमें इसको कंप्रेस करने के लिए भी रिक्वायर्ड होगी, वहाँ पे भी एनर्जी का खर्च होगा। दूसरी बात कि जब हाइड्रोजन को हम जिस कंटेनर में रखेंगे तो उस कंटेनर के मटेरियल में इसके मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ कर जाएंगे, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल का साइज़ जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो जितना हम हाई प्रेशर करेंगे इसकी डिफ्यूजन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी और इस तरह से कंटेनर को ये वीक कर देगा। इसलिए हम बहुत ज़्यादा प्रेशर इस्तेमाल, 700 बार से ज़्यादा का प्रेशर हम इसको कंप्रेस करने के लिए इससे ज़्यादा का प्रेशर इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा तरीका कि हम हाइड्रोजन को लिक्विड की शक्ल में स्टोर करें। अब लिक्विड की शक्ल में स्टोर करेंगे तो इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन इसके भी चंद एक ड्रॉबैक्स हैं। एक बात तो ये है कि इसको लिक्विफाई करने के लिए हमें बहुत ही हाई एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि कंप्रेस भी करना है हमने, इसको कूल भी करना है और उसके लिए बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। दूसरी बात कि इसको जब लिक्विफाई करके जिस कंटेनर में स्टोर करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा इंसुलेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, आसानी से ये गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके अलावा एक और मसला ये भी है कि हम गैसोलीन के साथ इस लिक्विड हाइड्रोजन को कंपेयर करें तो गैसोलीन की एनर्जी जो है वो बाय वॉल्यूम ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड हाइड्रोजन। फॉर एग्ज़ाम्पल गैसोलीन अगर हम लें उसके 1 लीटर में 116 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मौजूद होती है, और अगर हम लिक्विड हाइड्रोजन लें उसका 1 लीटर लें तो उसमें 71 ग्राम होती है। तो गैसोलीन में भी हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन है 1 लीटर के अंदर वो 116 ग्राम है और लिक्विड हाइड्रोजन के अंदर 71 ग्राम है। तो इसका मतलब है गैसोलीन की फिर एनर्जी जो है वो एनर्जी डेंसिटी लिक्विड हाइड्रोजन से ज़्यादा है। एक और तरीका ये ज़्यादा आसान तरीका है कि हम हाइड्रोजन को कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स की शक्ल में स्टोर करें, ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनसे हाइड्रोजन बड़ी आसानी से फिर प्रोड्यूस हो सके। जैसे मैग्नीशियम हाइड्राइड है, तो ये जो बाइंड्री कंपाउंड हाइड्रोजन के होते हैं इनको हम हाइड्राइड्स कहते हैं, और इनकी शक्ल में हम हाइड्रोजन को स्टोर करेंगे तो हाइड्रोजन
कंपाउंड की शक्ल में